हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, मैं लगातार दो वीडियो बना के कोशिश कर रहा हूं। ये जो एच पी एफ एंड एस का एग्ज़ाम अभी हुआ है, इसमें 120 क्वेश्चन थे और मैं 60 क्वेश्चन तक डिस्कस करने की कोशिश कर चुका हूं कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ लैंग्वेज का पेपर जो 40 मार्क्स का था, क्योंकि इस पे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मेरे से बढ़िया आप लोग जानते हैं। अब हम फटाफट रूल पे आ रहे हैं 101 पे। तो चलिए इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 101 पे क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें बताया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट कैन होल्ड अ लियन। देखो, एफ आर जब आप फंडामेंटल रूल पढ़ते हैं ना, उसमें लियन का बताया गया। लियन का मतलब है राइट टू होल्ड द पोस्ट। एक कर्मचारी जो है वो उसकी एक पोस्ट पे एक राइट होता है जिसे हम लियन बोलते हैं। तो ये लियन कब तक रहता है? देखो, जब तक कर्मचारी रिटायर नहीं होता या उसको सर्विस से निकाल नहीं दिया जाता है, तब तक वो लियन पे रहते हैं। ओके। अब क्या है कि अब वो क्या हुआ कि अपने डिपार्टमेंट से वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल दिया, आप अभी कांस्टेबल और आप बन गए हैं सेक्शन ऑफिसर। तो अब आपका कैडर चेंज हो गया। पहले आप होम डिपार्टमेंट के अंदर थे, अब आप आ गए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि आपका लियन कहाँ रहेगा? ये क्या कांस्टेबल पे रहेगा या आपका रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट पे? तो मैं बताऊं कि जब आप सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे तो बनने के बाद 2 साल तक आप रहते हैं वहाँ पे प्रोबेशन पे। तो जब प्रोबेशन होता है तो उस टाइम जो लियन है, प्रोबेशन पे कभी लियन नहीं रहता है, वो आता है आफ्टर कन्फर्मेशन पे। तो तब तक 2 साल तक जो है वो आपका लियन कहाँ रहेगा? कंस्टेबल पे। तो कंस्टेबल वाली पोस्ट पे आपका लियन रहेगा। तो मीन्स कब तक रहता है? इट अप टू 2 ईयर। तो आई थिंक कि आपका ये आंसर ठीक होगा और इसका जो राइट आंसर इज बी, मीन्स 2 ईयर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 102। इसमें बताया गया कि कर्मचारी को एडिशनल पे ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू सेव हिम अ लॉस फ्रॉम द सब्सटेंसिव पे ड्यू टू रिविजन ऑफ पे। सब्सटेंसिव पे होती है बेसिक पे बेसिकली। कि किसी कर्मचारी का क्या हुआ कि मान लीजिए रिवीजन हुआ और उसकी जो पे है वो कम होगी, है ना। कम होगी मीन्स रिड्यूस होगी। क्यों? अदर देन, देखो, अगर डिसिप्लिनरी में पेनल्टी लगने की वजह से हुई है या कोई पर्सनल कोई अदर कंसिडरेशन हुई है, मीन अपने आप ही रिवोट हो गया, तब तो नहीं। बट अदरवाइज अगर उसकी पे कम हो गई है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें देनी पड़ती है पर्सनल पे। पर्सनल पे का मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी पे है 55,000 रुपया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपकी पे रिवीजन हुआ 3/1/22 में, और मान लीजिए आपकी जो पे बन रही है वो बन रही है 54,000। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर पहले के बार हो जाता था। तो अब ये जो, क्योंकि आपको तो 1,000 रुपये का लॉस हो गया, अब ये जो 1,000 के लॉस से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूल तो बोलता है कि जितनी सैलरी ले रहा है कम से कम उतनी तो मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अब आपकी पे को हम क्या करेंगे? 54,000 लिखेंगे और साथ में 1,000 रुपया जो वो उसको रखेंगे ब्रैकेट में। तो अब आपकी बन जाएगी 55,000। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, पर्सनल पे को हमेशा ब्रैकेट में लिखा आता है, तो इसे बोलते हैं पर्सनल पे। ये क्यों किया? क्योंकि कर्मचारी को जो एक पे रिवीजन की वजह से उसकी सैलरी रिड्यूस हुई, उस लॉस से बचाने के लिए हमें पर्सनल पे देनी पड़ी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 103। देखो, 103 जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि इफ़ द डेट ऑफ इंक्रीमेंट फॉल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ज्वाइनिंग। मीन्स देखो, ज्वाइनिंग टाइम होता क्या है कि जिस दिन आपकी इंक्रीमेंट लगनी होती है उस दिन आप फिजिकली वहाँ पे हाजिरी लगनी चाहिए। मीन्स या तो हॉलीडे होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अर्न लीव पे है या कोई भी काइंड ऑफ लीव पे है, तब उस दिन आपकी इंक्रीमेंट नहीं लगती। कब लगती है? जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं। जैसे काइंड ऑफ लीव पे है, सेम सिनेरियो रहता है ज्वाइनिंग टाइम पे। अगर कर्मचारी मान लीजिए ज्वाइनिंग टाइम पे है और उसकी अगर सैलरी इंक्रीमेंट लगनी है उसकी पे, फिर जो क्या होता है कि कर्मचारी की पे जो मिल रही है वो मिलती रहेगी। क्योंकि उसको क्या मिलेगी? सिर्फ जब वो ज्वाइन कर जाएगा ना न्यू पोस्ट पे, तो फिर उस डेट से उसको इंक्रीमेंट मिलेगी। ओके। यही केस रहता है कि मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या हुआ कि आपकी जो इंक्रीमेंट लगती है वो लगती है मान लीजिए 1 अक्टूबर को, और आपने क्या हुआ कि मान लीजिए 27 सितंबर को आपकी हुई प्रमोशन या ट्रांसफ़र, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो कि आप ज्वाइन कर रहे हैं मान लीजिए 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को। तो अब आपकी जो इंक्रीमेंट है ना टेक्निकली, वो आपकी कब से लगेगी? वो लगेगी 5 अक्टूबर से। मीन्स जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद ही, मान लो 4 तारीख को या 5 तारीख को आपने फोरनून ज्वाइन करके तो 5 से, अगर आफ्टरनून ज्वाइन किया तो फिर 6 तारीख से। जिस डेट से आप ज्वाइन करोगे न्यू पोस्ट पे, उस डेट से इंक्रीमेंट जो आपको लगेगी एनुअल इंक्रीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 लेता हूँ। 104 में इन्होंने बोला है
कि एक पीरियड है 25 मार्च से लेकर 15 अगस्त तक, इसके बताओ कितने दिन बन रहे हैं और कितने मंथ बन रहे हैं। देखिए सिम इसको ना हम केवल ना कन्वर्ट लगते हैं करने की, पूरा डेज देखते हैं यहाँ से इतने इतने इतने, ये आपसे पूछ के रहा है, ये पूछ रहा है कि बताओ डेज कितने बन रहे हैं और मंथ कितने बन रहे हैं। तो सिंपली हमने देखना कंप्लीट मंथ कितने बन रहे हैं और डेज कितने बन रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे 25 से लेकर 31 मार्च तक कितने बने, 7 दिन, तो मीन्स मार्च महीने के 7 डेज, और अप्रैल के एक कंप्लीट मंथ बन गया। ओके, मई का एक कंप्लीट मंथ बन गया, तो इसको डेज में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, तो कंप्लीट कैलेंडर मंथ बन रहा है। आगे जून का कंप्लीट कैलेंडर मंथ बन गया, जुलाई रह रहा है तो जुलाई के बन गए हमारे कंप्लीट मंथ बन गया। अगस्त आया, अगस्त, तो अगस्त के 15 दिन है, क्योंकि कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं बन रहा है तो उसके लिख देंगे 15 डेज। तो अब कितने बने देखो, 15 और 7 22, तो ये 22 तो आपके बन गए यहाँ पे डेज। अब जहाँ मंथ है तो वहाँ तो कंप्लीट मंथ ही लेंगे ना। देखो ये तो आधा था तो उसके लेने की जरूरत नहीं है, ये भी आधा था, तो कितने बने हमारे, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 मंथ हमारे कंप्लीट मंथ बन गए और 22 हमारे डेज बन गए। तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, बट आप कई मैंने देखा कि कई लड़के इसको भी जैसे कंप्लीट मंथ को भी डेज में कन्वर्ट कर रहे थे, तब राउंड ऑफ कर रहे थे। ऐसा राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा जानना चाह रहे हैं कि मंथ कितने हैं। मंथ जो कंप्लीट मंथ है उतने कंप्लीट मंथ बता दो, जो बाकी डेज बन रहे हैं उनको डेज ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 105। 105 में बताया गया है कि जो रिवाइज पे रूल 3/1/22 को क्या हुआ कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पे के रूल थे 2009 के, वो चेंज हो गए, अब हो गए हैं हमारे रिवाइज पे रूल 2022। तो अब इसमें इन्होंने डेफिनेशंस दे रखी हैं रूल नंबर 2 में। तो उसमें डेफिनेशन में बताया गया कि पोस्ट क्या होगी, कैलेंडर डे क्या होगा, मंथ क्या होगा, जो जो इन्होंने बताया उसी में बोला है कि बेसिक पे क्या होगी। तो बेसिक पे को उन्होंने डिफाइन किया है कि पे इन पे बैंड मीन्स पे इन पे बैंड प्लस ग्रेड पे। इसमें उसी डेफिनेशन में बताया कि इंक्लूडिंग एक्स ग्रेसिया एनुअल इंक्रीमेंट, अगर एक्स ग्रेसिया की वजह से एनुअल इंक्रीमेंट मिल रही है तो दैट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अ पे, बेसिक पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। द टाइम स्केल आर आइडेंटिकल टू, कब होंगे, देखो टाइम स्केल की बात करूँ तो पहले तो हम देखते हैं कि टाइम स्केल होता क्या है। देखिए मान लीजिए 20-200 आपका लेवल 3 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट फिगर नहीं मेरे को यहाँ पे बता पाऊंगा। और मान लीजिए लास्ट ऐसे क्या आपको था ना 20-200, और मान लीजिए ये बन रहा है 96-800, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, पहले आपने देखो ना 15, जैसे आपकी बेसिक भी होती थी 15-600 54-100 इस तरह करके ना। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसे बोलते हैं टाइम स्केल। ओके, अब आपको पता है यहाँ 20-200, अगला 20-600 पे आया होगा, आगे 21 मान लो 400 है, आगे 22-800 है, मान लो इस तरह जो भी इंक्रीमेंट लगने के बाद जो कम्युनिटी फिगर आता है वो एक सेल जो नीचे आते हैं तो और आपकी इंक्रीमेंट इंक्लूड करके बन जाता है। तो ये है मान लीजिए कंस्टेबल का स्केल। अब क्लरिकल का क्या है, क्लरिकल का भी स्केल क्या है, उसका भी B200, ओके, और B600, सेम यही चीज़ें होती हैं, 21-400 22-800, और लास्ट में कहाँ ख़त्म होता है, 96-800। तो क्या कंस्टेबल के और जो क्लरिकल के जो स्केल हैं क्या इसको आइडेंटिकल बोलेंगे, हाँ क्यों, क्योंकि देखो इसका मिनिमम भी बराबर है, मैक्सिमम भी बराबर है, और ये जो इंक्रीमेंटें लग रही हैं ये भी बराबर है। तो मीन्स जब ऐसी स्थिति आती है तो इन स्केलों को हम बोलते हैं आइडेंटिकल स्केल। तो इट मीन्स देखिए अब इसको पढ़ते हैं कि द टाइम स्केल आर सेड टू बी आइडेंटिकल, कब, जब मिनिमम बराबर है, ठीक है, मैक्सिमम बराबर है, फिर अगर जो इंक्रीमेंट लग रही हैं वो भी इंक्रीमेंट भी बराबर लग रही हैं, तो मीन्स डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। तो ये बोल रहा है एन आउट ऑफ पेनल्टी विदहोल्डिंग 1 इंक्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इम्प्लाइज दैट, देखो किसी कर्मचारी की जब पेनल्टी लगती है वो लगती है CCA रूल 1965 के रूल 11 में। तो उसमें 9 तरह की पेनल्टीज लगती हैं। ओके, अब उसमें है कि किसी कर्मचारी की इंक्रीमेंट को भी रोका जा सकता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बट यहाँ पे बोला है 1 इंक्रीमेंट। देखो अगर नेक्स्ट इंक्रीमेंट लिखा होगा तो उसका मतलब कभी भी कर्मचारी को फिर इंक्रीमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि जब नेक्स्ट नहीं लगेगी तो फिर कैसे इंक्रीमेंट लग पाएगी। तो बट टेक्निकली बोला गया कि लिखो आप 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट,
3 इंक्रीमेंट। तो इन्होंने बोला एक इंक्रीमेंट रुको। मान लीजिए अब कोई कर्मचारी की इंक्रीमेंट लगती है अक्टूबर में और उसको पेनल्टी लगी कहाँ पे, मान लीजिए 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर के बाद जो अक्टूबर में उसकी इंक्रीमेंट आनी वो नहीं लगेगी। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 26 अक्टूबर मान लीजिए 2025 आएगा तो नहीं लगेगी। उसके बाद अगर मान लीजिए अगला आएगा अक्टूबर 2026 तो उसमें तो लग जाएगी, क्योंकि एक इंक्रीमेंट लगने के लिए बोला तो सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट रुकेगी, बाकी अगली इंक्रीमेंटें लगती रहेंगी। तो यही बोला इन्होंने, ओनली वन ऑफ द इंक्रीमेंट इज टू बी विथहोल्ड मीन्स रोकी जाएगी एंड द सब्सिक्वेंट मीन्स अगली 26, 27, 28 अक्टूबर को लगती हैं, मान लो 2026 अक्टूबर को, 2027 अक्टूबर को वो लगती रहेंगी, वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 108। चलिए 108 पे हम डिस्कस कर लेते हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट में भी परमिटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड सर्विस और सीरीज ऑफ सर्विस फॉर ए पर्सन और बॉडी और रिसीव रेमुनेशन। तो ये देखो ये बताया गया रूल 46A में। अब रूल है तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, बट टाइप ऑफ मेडिकल फैसिलिटी आर अवेलेबल टू ऑफिशियल हु इज़ ऑन डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए जब आप अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ए से ले जा रहे हैं डिपार्टमेंट बी में, या ऐसे समझिए कि आप हैं एजुकेशन में और आप चले जा रहे हैं हेल्थ में, तो इसे बोलेंगे डेपुटेशन की, जब आपका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है। तो अब बात आ रही है कि जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी कैसे रेगुलेट होंगी। तो देखो जनरली जब डेपुटेशन पे जाते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है, एक होता है लेंडिंग डिपार्टमेंट और एक होता है बोरिंग डिपार्टमेंट। ओके, एक लेंडिंग डिपार्टमेंट और बोरिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। देखो लेंडिंग डिपार्टमेंट वो हुआ जहाँ से कर्मचारी जा रहा है और बोरिंग डिपार्टमेंट वो हुआ जहाँ कर्मचारी जाके काम करेगा। तो मीन्स जो बोरो मीन्स आप इतना समझ रहे हैं कि जो ले रहा है, मान लीजिए ये है हेल्थ डिपार्टमेंट और ये है आप पहले थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ओके, तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप जब हेल्थ डिपार्टमेंट में जाओगे तो इसकी एक होता है कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है दोनों डिपार्टमेंट का कि इसकी पे कैसे होगी, इसको क्या अलाउंसेस मिलेंगे, कैसे वहाँ पे फैसिलिटी मिलेंगी। तो मीन्स ये डिसाइड कौन करता है, ये होता है लेंडिंग और डिपार्टमेंट के बीच के म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो और अच्छा इसी में जनरली क्या होता है, देखो जब आप यहाँ से जाके काम कर रहे हैं मान लीजिए हेल्थ में, तो डेफिनेटली अब आपका जो भी फैसिलिटी मिलेगी वो मिलेगी टेक्निकली एज पर बोरिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो क्या बोला, रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब मैं लेता हूँ आपका 110। अब पोस्ट विच कैरीज अ डेफिनेट रेट ऑफ पे, पे तो एक लगातार मिल रही है फॉर अ लिमिटेड पीरियड। देखो यहाँ से ही आपको एक वर्ड मिल जाना चाहिए, लिमिटेड मीन्स छोटे पीरियड के लिए, तो मीन्स टेम्परेरी। परमानेंट पोस्ट क्या होती है कि ऐसी पोस्ट जिसका एक क्या होता है डेफिनेट रेट ऑफ पे होती है बट इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है। कोई ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल। मान लीजिए कर्मचारी आएंगे रिटायर हो जाएंगे, आपका मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्लरिकल का है 1500 का कैडर। तो 1500 कैडर का मतलब ये नहीं कि जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होगी तो खत्म होते चलेंगे। कर्मचारी आएंगे जाएंगे, रिटायर हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, पर ये 1500 के 1500 रहेंगे, तो इसे बोलते हैं परमानेंट पोस्ट। अगला आती है सुपरन्यूरी पोस्ट। सुपरन्यूरी पोस्ट क्या होता है, जब कर्मचारी अपने कैडर से छोड़ के कहाँ जाता है, एक्स कैडर में। एक्स कैडर में होता है, मान लीजिए कि ऐसा कैडर जो अपना नहीं है, मान लीजिए बोर्ड कॉर्पोरेशन में चला गया, ऑटोनमस बॉडी में चला गया, तो हुआ क्या कि चला तो गया और उसका अब ऐसा थोड़ी कि अपने कैडर से इसका फिर राइट खत्म हो गया, लियन तो इसका यही है। तो हुआ क्या कि जब अपने कैडर में आया वापस तो वहाँ पे उसके लिए अवेलेबल पोस्ट जो थी वो वेकेंट नहीं है। अब नहीं है तो क्या करना, फिर हम क्या करते हैं, वो उसके लिए एक सुपरन्यूरी पोस्ट क्रिएट करते हैं, ये होती है सुपरन्यूरी पोस्ट। बट तीसरा होता है ये टेम्परेरी पोस्ट। तो मैंने बता दिया कि जो पे तो एक डेफिनेट पे होती है कि मान लो उसका कोई स्केल होगा, बट होती है लिमिटेड पीरियड के लिए। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं 111 पे। 111 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें अ गवर्नमेंट सर्वेंट में बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू प्रोविडेंट फंड, अ फैमिली पेंशन एंड अदर सिमिलर फंड अंडर। देखो ये जो है ये बताया गया जो एफआर का रूल 16 है कि कर्मचारी अपने लिए एक प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइब करेगा, एक फैमिली के लिए फैमिली पेंशन और इस तरह के फंड है। ये कहाँ कहा गया है, रूल 16 में। इस पर ना रूल से रिलेटेड काफ़ी 12-13 क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए लोगों को लग रहा था कि मेरिट कम आने के चांसेस है, क्योंकि पहली बार ही इस तरह के रूल पूछे गए। ओवरसीज़ पे, देखो ओवरसीज़ मीन्स ये समझिए कि जब कर्मचारी बाहर जा रहा है
ओके, तो ओवरसीज़ का मतलब बाहर जा रहा है, तो जब ओवरसीज़ मीन्स बाहर जा रहा है तो उसको पे भी बाहर की मिल रही है। तो यहीं से आपको थोड़ा टेक्निकली लग गया होना पता कि पे ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट एज ही इज सर्विंग इन कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ हिज होम मीन्स इंडिया को छोड़ के कहीं और जा रहा है तो उसे मिलेगी ओवरसीज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, इसमें लिखा गया कि अंडर रूल 35 जो रूल है उसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट मे फिक्स द पे ऑफ एन ऑफसेटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट एट एन अमाउंट लेस देन दैट एडमिशनल टू हिम, मीन्स जो उसकी पे है उससे भी उसकी पे कम जो फिक्स की जा सकती है। स्पेशल प्रोविजन रखा गया है FR जो 35 में। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 कि ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव हिज सैलरी। देखो अब सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि जब फॉरेन सर्विस में अपने कैडर को छोड़ के जा रहा है एक्स कैडर में, तो अब एक्स कैडर में जाएगा तो भाई सैलरी कौन देगा? एक्स कैडर वाले ही देंगे। मीन्स द एम्प्लॉयर कौन सा जो फॉरेन का है विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 115। क्या क्वेश्चन है? इन केस ऑफ प्रीमेच्योर रिवीजन ऑफ द डेपुटेशन, जब डेपुटेशन पे है और उसका रिवीजन हो गया पे का टू द पेरेंट डिपार्टमेंट एंड एडवांस नोटिस ऑफ एट लीस्ट इतने मंथ इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द लेंडिंग डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय कंसर्न। क्या बोला? इन केस ऑफ प्रीमेच्योर रिवीजन ऑफ डेपुटेशन मीन्स उसको वापस भेजा जा रहा है कि तो क्या करना पड़ेगा? 3 मंथ का उसको जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 116। इसमें क्या लिखा गया? इन केस ऑफ HP गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर। देखना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देखो जो पेपर सेट करने वाले हैं उन्होंने लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लिया है बार बार। आपने देखा हो ना, चाइल्ड केयर लीव से 3 क्वेश्चन पूछ लिए क्योंकि वो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आई है। अब ये ज्वाइनिंग टाइम की भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आई है तो यहाँ से भी इनके 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो आपने कोशिश करना जो मेन एग्जाम है वहाँ पे भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन जो हो रही हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है ज्वाइनिंग टाइम की, तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर कर्मचारी का 30 किलोमीटर तक कोई ट्रांसफ़र हो रही है तब तो मिलेगा उसको 1 डे, और अगर ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा 1 डे, और अगर कर्मचारी की 30 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं दूर डिस्टेंस पे अगर हो रही है तब मिलते हैं इसको 5 डेज़ ज्वाइनिंग टाइम। तो ये था 5 डेज़, क्योंकि कईयों को लग रहा था कि उन्होंने ज्वाइनिंग टाइम में पढ़ा होगा 15, 12, 15, वो है सेंटर के लिए, स्टेट की इंस्ट्रक्शन है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ नहीं देखना आपने कि HP का क्वेश्चन है कि सेंटर का। आपको जो एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं HP स्पेसिफिक स्टेट के। तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस है तो आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके आंसर जो है वो हिमाचल स्पेसिफिक ही होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 लेते हैं, सब्सटेंसिव पे। देखो सब्सटेंसिव पे क्या होती है? जनरली जो कर्मचारी की बेसिक पे होती है, बट बेसिक पे में क्या जुड़ जाती है? मैंने बोला था कि बेसिक पे जब कई बार उसकी पे कम हो जाती है तो उसमें हम बेसिक पे के साथ साथ क्या लिखते थे? PP भी लिखना पड़ता है क्योंकि लॉस हो गया उसको मान लो रिवीजन की वजह से, या उसको कोई क्या हो रहा है कि स्पेशल पे तब मिलती है जब उसकी ऑर्डिनर्स नेचर ऑफ ड्यूटी होती है, उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तब उसको कई बार स्पेशल पे मिल रही है, और या कोई ऐसा अमॉल्टमेंट जो उसको बोला गया है एज ए पे, तो ये कोई स्पेशल अमॉल्टमेंट है वो भी पार्ट ऑफ पे है। तो इसे ये जो सब चीज़ें होती हैं इसे बोलते हैं सब्सटेंसिव पे। ये जब आप पे से रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ोगे तब आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 118। तो इन्होंने बोला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज नॉट कंस्टिट्यूट, इन्होंने उल्टा पूछा है कि कब अनोमली नहीं होगी फॉर स्टेप अप ऑफ द पे। देखो होता क्या है कि पहले तो हम देखते हैं पे अनोमली क्या है। पे अनोमली का मतलब क्या होता है कि, एक मिनट थोड़ा मैं आपको इलेबोरेट करता हूँ। देखो पे अनोमली का मतलब है कि देखो एक होता है सीनियर और एक होता है जूनियर, ठीक है। अब रूल बोलता है कि जो सीनियर है इसकी पे ज़्यादा होनी चाहिए rather देन इसका जूनियर, क्योंकि जूनियर की पे कम होनी चाहिए। पर एटलीस्ट ऐसा भी चलो हो सकता है कि सीनियर और जूनियर जो इनकी पे बराबर है, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि सीनियर की पे कम और जूनियर की पे ज़्यादा। ऐसा हो सकते हैं कुछ एक सिनेरियो जहाँ पे इसकी सीनियर की पे भी कम हो सकती है जूनियर से। क्या? एक तो इसको पेनल्टी लगी, या पेनल्टी लगी तब तो भाई अब पेनल्टी है तब तो डेफिनेटली सीनियर की पे कम ही होगी, या फिर इसको क्या होगा कि इसने डिमोशन ले ली कि अपने आप ही बोलता कि मैं पहले क्लर्क था मेरे को पियून लगा दो तो पेमेंट इसकी कम हो जाएगी। या फिर कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मान लीजिए जूनियर है
इसको कोई स्पेशल इंक्रीमेंट लगी और इसको जूनियर को नहीं लगी, तो स्पेशल इंक्रीमेंट वगैरह लगी है तब भी सीनियर की पे जो है वो कम हो सकती है। बाकी अदर कोई और कारणों की वजह से, जैसे पे रिवीजन या किसी और की वजह से सीनियर की पे कम हो रही है जूनियर से, तो फिर पे अनोमली का केस बनता है और ये जाता है एडी के पास, मीन्स सेक्रेटरी के पास। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ये जो सिनेरियो है जहाँ पे अनोमली नहीं बन रही है। देखो, बोथ जूनियर एंड सीनियर शुड बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, ये तो चलो बात ठीक है, क्योंकि तभी अनोमली बनेगी ना। दूसरी बात, द स्केल ऑफ द पे ऑफ द लोअर एंड हायर पोस्ट आर आइडेंटिकल, क्योंकि आइडेंटिकल होंगे तब भी माना जाएगा। अनोमली इज डायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ जो FR/1A1, तो ये भी अगर मीन्स FR/1 क्या होता है, प्रमोशन पे, तब भी पे अनोमली बन जाती है। सिर्फ ये एक सिनेरियो है जहाँ पे अनोमली नहीं बनती है। मैंने बता दिया था कि अगर मान लीजिए जूनियर की सैलरी कोई स्पेशल इंक्रीमेंट मिली है तो उसकी जंप करके सीनियर से ज़्यादा हो रहा है, तो वो अनोमली का केस नहीं बनता। तो क्वेश्चन नंबर 119 पे आ रहा हूँ कि इसमें लिखा गवर्नमेंट सर्वेंट में बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, कब उसकी ड्यूटी मानी जाएगी। देखिए, जब कर्मचारी प्रोबेशन पे है, अप्रेंटिस का मतलब है कि देखो उसके बाद फॉलोड होना चाहिए कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, तो फिर उसको भी ड्यूटी बोला जाता है। ज्वाइनिंग टाइम को तो क्लियरली बोला जाता है कि ड्यूटी है। तो अगर कोई कर्मचारी ट्रेनिंग पे है तो भी ड्यूटी पे माना जाता है। तो इसका मतलब ये कि तीनों ये जब तीनों ड्यूटी है तो मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 120 ले लेता हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बी द गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज बिफोर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, हुआ क्या कि कर्मचारी के विरुद्ध लगी थी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ओके, अब क्या हुआ कि उसकी होगी डेथ। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई डेथ हो गई है तो उसका जो सस्पेंशन था, तो ये जो बीच में कोई पीरियड सस्पेंशन का था डेथ तक, तो उसका कैसे होगा। तो देखो, जब कर्मचारी की डेथ होगी तो हमने भूल जाना कि कोई उसके विरुद्ध था, चार्जेस लगे थे या नहीं लगे, क्योंकि वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का मतलब वो कभी कंक्लूड नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये मानना कि जब तक वो जिस डेट ऑफ डेथ तक जो कर्मचारी ड्यूटी पे था और उसको पूरी पे जो वो मिलेगी। ड्यूटी फॉर, एक स्पेशल केस है, ड्यूटी फॉर ऑल पर्पज एंड हिज फैमिली शैल बी पेड फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर द पीरियड अप टू हिज डेथ। तो ये था जो HPFNS का एग्ज़ाम आया था। डेफिनेटली इसमें थोड़ा टफ ही नहीं था, बट इसमें क्या था कि इसमें रूल थोड़े ज़्यादा पूछे गए थे, तो थोड़ा जो एस्पिरेंट को टफ लग रहा था। अदरवाइज़ पेपर इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप नए जुड़े हैं तो मैंने कोशिश करी है HPFNS एग्ज़ाम से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेडिकेटली इसमें काफ़ी आपको मटेरियल मिलने वाला है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।